Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So, in this video, we are going to see the cervical cancer part 2. So, in part 2, we are going to discuss about the diagnostic evaluation, chemotherapy, radiotherapy, chemo radiation therapy, जो कि कॉम्बिनेशन है आपका कीमो और रेडियोथेरेपी का, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। इससे पहले हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सर्विक्स, देन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, स्टेजिंग, पैथोफिजियोलॉजी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि किस किस प्रोसेस के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसे ठीक कर सकते हैं विद प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखने से पहले सबसे पहले फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या था। आपका जो सर्विक्स यानी कि जो यूट्रस, जो कि आपका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम हिंदी में बच्चेदानी भी बोलते हैं, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला ये जो पार्ट है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर इसके अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो गई तो दैट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्वाइकल कैंसर। आगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता करना है कि कैसे हम सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉलो द हिस्ट्री कलेक्शन एज ऑलवेज। सो इन हिस्ट्री कलेक्शन आपको हमेशा पूछना होता है अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सर्वाइकल कैंसर या फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर के। ऐसा तो नहीं कि उनकी फैमिली में किसी को हुआ था तो सेम जीन आपके अंदर भी आए हैं, आपके एंसेस्टर्स की जीन आपके अंदर आए हैं, तो वही जीन फिर से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर पाए और आपको भी हो गया। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स आप पूछ सकते हो। मेन जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉजेटिव एजेंट है, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हुआ किसी को, जो पेशेंट आपके पास आया है, आपको उससे पूछना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है या बार बार यूटीआई रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता चला आ रहा है। इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेनाइटल हर्ब्स की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हों या हार्मोनल मेडिसिन कोई ले रहे हों, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हों। फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपको पूछना है। ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। साथ ही साथ आपको ये भी पूछना है कि क्या वो सेफ सेक्स या अनसेफ सेक्स कौन सा फॉलो करते हैं। एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या वो कॉन्डम वगैरह का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक के साथ लॉयल नहीं है, मल्टीपल पार्टनर यूज़ कर रही है या कर रही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री कलेक्शन में पूछनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जितनी चीज़ें मैंने हिस्ट्री कलेक्शन में आपको बताई हैं मैंने मेंशन नहीं किया है, पर आप एरो डाल के उसको अपनी कॉपी में मेंशन करते रहना। एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री लिखते चले जाओ, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। पल्स रेट आपको इंक्रीज मिलेगी। बाकी रेस्पिरेशन और बीपी ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं। हेड टू टू एग्जामिनेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हेड से स्टार्ट करना है। तो हेड को लेकर के आप चलोगे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, है ना। स्ट्रेस होगा उसको तो उसके फेस पे क्या दिखेगा, स्ट्रेस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पेशेंट जो है वो बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा पेशेंट डिप्रेस्ड है, आप ये सब भी लिख सकते हो। फेस हेडिंग डालोगे, फेस में क्या दिखेगा, पेशेंट एंशियस है यानी एंजाइटी है पेशेंट को, स्ट्रेस्ड है पेशेंट, हेजिटेटेड है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर आप आ जाओगे सीधे बैक में। तो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स में बताया था कि बैक पेन पेशेंट को तब होगा जब कैंसर जो है वो इधर उधर स्प्रेड होने लगेगा। मतलब कैंसर सर्विक्स के अलावा यूट्रस के आसपास हो गया या एब्डोमेन में कहीं पे हो गया, वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है तो किडनी वगैरह में पहुंच गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, बैक पेन पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये भी मैंने बताया था कि पेन क्यों होता है।
कैंसर की जो सेल्स हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, दबाने की वजह से पेन होता है। फिर आ जाते हैं, अगर आप देखो जेनाइटल ऑर्गन में, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, या आपको जेनाइटल ऑर्गन में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, चाहे पेशेंट मीनोपॉज की ही क्यों ना हो, लाइक पेशेंट की एज 50 अबव हो और उसके पीरियड्स बंद हो गए हों, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को, एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पस फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है, पेन भी देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ लेग्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो लिम्फेटिक सिस्टम, ये ग्रीन जो पोर्शन आप देख रहे हो बॉडी का, ये आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। इसके पास इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे कैंसर हुआ है तो इसके आसपास ये जो ग्रीन वाला लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक पोर्शन है, यहाँ पर भी कैंसर फैल गया होगा। जब इनके अंदर भी कैंसर फैल गया होगा तो ये क्या करेंगे, ये कैंसर सेल्स को मार नहीं पाएंगे। साथ ही साथ इनका मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड से WBCs को लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट लेते हैं और अपने अंदर सर्कुलेट करते हैं और हार्ट के अंदर भेज देते हैं। तो अब जब ये ब्लड से एक्स्ट्रा चीज़ें ले ही नहीं पा रहे हैं, फ्लूइड ले ही नहीं पा रहे हैं, तो ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ गई होंगी, फ्लूइड ज़्यादा हो गया होगा। फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से अब वो जो फ्लूइड ज़्यादा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो फ्लूइड कहाँ जाएगा, लेग्स के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। लेग्स के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी जो धरती की खींचने की ताकत होती है, जैसे हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सीधे कहाँ चलाया जाएगा, लेग्स में चला जाएगा। सिंपली अगर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ये ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मेन काम क्या है कि ये ब्लड से एक्स्ट्रा चीज़ों को ले लेता है, जैसे WBCs हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एल्ब्यूमिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सोडियम हो गया, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को ले लेता है, ठीक है। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम में भी कैंसर चला जाएगा तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं ले पाएगा। जब वो एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं ले पाएगा तो क्या होगा कि फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाएगा ब्लड के अंदर। फ्लूइड एक्स्ट्रा हो जाएगा ब्लड के अंदर तो ब्लड से वो फ्लूइड कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगेगा और वो आपके कहाँ चला जाएगा, पैरों के पास चला जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे ही जाएगी। तो ब्लड जहाँ से भी फ्लूइड छोड़ेगा वो सीधे नीचे जाएगा और पैरों के पास स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से लेग्स में स्वेलिंग मिलेगी, वीकनेस मिलेगी। पेशेंट बताएगा कि उसे बहुत वीक फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही है। अब भूख क्यों नहीं लग रही है? तो मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस बार भी बता देती हूँ कि जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो आपका जो ब्रेन होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई ले करके उस इन्फेक्टेड एरिया में भेज देता है। उसका पर्पस क्या है कि जितना ज़्यादा ब्लड आपके इन्फेक्टेड एरिया में जाएगा उतना ही ज़्यादा इम्यूनिटी आपके उस इन्फेक्टेड एरिया में जाएगी और उतना ही ज़्यादा वो इन्फेक्टेड एरिया क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ब्लड के अंदर हर एक फीचर होता है, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे कि लाइक WBCs भी उसके अंदर होते हैं तो किल करने के लिए। तो जितना ज़्यादा ब्लड ब्रेन इंजर्ड एरिया में भेजेगा उतनी ही जल्दी इंजरी फुलफिल हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। इसी वजह से आपको उस टाइम पे भूख नहीं लगती है, क्योंकि GI सिस्टम स्लो फंक्शन करने लगता है, डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है। इसी वजह से उसका वेट लॉस भी होगा, देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ स्टूल में और यूरिन में ब्लड मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर रेक्टम के अंदर कैंसर चला गया तो वहाँ की ब्लड सप्लाई को कैंसर सेल्स दबाएंगे और जब बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो वहाँ की ब्लड सप्लाई टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, है ना। कैपिलरीज में थोड़ा सा रप्चरेशन हो जाएगा और वहाँ से स्टूल के साथ ब्लड बाहर आएगा। तो ये था आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम देखते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन, जो कि आपका मेनली जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, जिसमें आपको जिसमें जो आपका डॉक्टर होता है वो आपके वजाइना को, आपके रेक्टम को, आपके यूरिनरी ब्लैडर को चेक करता है और आपके वूम्ब यानी यूट्रस को चेक करता है। इसका चेक करने का पर्पस क्या होता है कि वो कभी कदार ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैंसर सेल्स फैले हैं। चेक करने के बहुत तरीके होते हैं, वो हम आगे देखेंगे।
ब्लड टेस्ट करा लिया जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि क्या ब्लड में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पहुंच गया या नहीं। इसके साथ साथ लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और बोन मैरो फंक्शन टेस्ट भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि लीवर की जो ब्लड सप्लाई है, लीवर में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया गया, या किडनी की तरफ तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल रहा है, या बोन मैरो क्या होती है, हम सबको पता है कि जो लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर बोन मैरो होती है। जैसे कि आपके फीमर, मान लो ये आपकी ये वाली बोन है, थाई की बोन है, फीमर जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर बोन मैरो होता है यहाँ के एरिया पे, ठीक है। बोन मैरो का काम क्या होता है, वो आपके ब्लड सेल्स को बनाता है, मतलब WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। तो अगर कैंसर सेल्स बोन तक पहुंच जाएंगे तो वो बोन मैरो को काम नहीं करने देंगे और आपके इम्यून सेल्स, WBC सेल्स, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें नहीं बनेंगी और आपके अंदर इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंसर की जो सेल्स हैं वो कहाँ, कितने बड़े हैं, कितना एरिया उन्होंने कवर किया। सिटी स्कैन में हम ये पता कर लेते हैं। तो जब सिटी स्कैन कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है। MRI तब कराएंगे जब हमें एरिया फाइनलाइज्ड हो जाएगा कि हाँ इस एरिया में कैंसर सेल्स मिले। तो कैंसर सेल्स कितनी अंदर तक चले गए, लाइक उन्होंने ब्लड सप्लाई को भी हार्म किया, उन्होंने और ब्लड सप्लाई के अंदर भी चले गए, या वो कौन से टिश्यू के लेयर तक पहुंच चुके हैं, ये हम MRI में पता कर लेंगे। चेस्ट एक्सरे स्पेशली इसलिए कराएंगे क्योंकि अगर कैंसर बहुत जगह फैल गया है, लाइक वो पहले यूट्रस में पूरे में फैल गया, बच्चेदानी में, उसके बाद वो और ऊपर गया, फिर वो लंग्स के अंदर फैल गया, तो जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो हमें कुछ इस तरह से लीजन्स देखने को मिल सकते हैं कैंसर्स के। फिर आ जाते हैं PET, दैट इज पोजिट्रॉन इमिशन टोनोग्राफी। ये एक तरह का हाई कह सकते हैं, CT स्कैन का या कह सकते हैं MRI का हाई रेजोल्यूशन होता है। इसमें हम पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैंसर सेल्स स्प्रेड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इन्होंने पूरा PET कराया और यहाँ पे इनको कैंसर यहाँ पे तो था ही था और वो अब कहाँ पहुँच गया, लंग्स के अंदर भी पहुँच गया। तो कुछ इस तरह से पिक्चराइजेशन होता है जिसमें सारी जगह पे कैंसर डिटेक्ट देखने को मिल सकता है, डिटेक्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा मेन जो आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है, दैट इज़ पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम एक स्टिक से या ब्रश टाइप की स्टिक होती है, उससे हम क्या करते हैं, सर्विक्स के अंदर डालते हैं और सर्विक्स के आसपास का पूरा म्यूकस ले लेते हैं। सर्विक्स के पास अपना म्यूकस होता है, उस म्यूकस में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV देखने को मिल सकता है। अगर ये पैप स्मीयर के थ्रू सर्विक्स के म्यूकस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस देखने को मिल गया तो 110% श्योरिटी कैंसर की हो जाती है। इसके अलावा कोल्पोस्कोपी कराएंगे। कोल्पोस्कोपी एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम एक कोल्पोस्कोप जिसके अंदर कैमरा लगा होता है उसको हम अंदर भेजते हैं और आसपास के एरिया को विजुअलाइजेशन करते हैं। लाइक हम आसपास के एरिया में देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कैंसर सेल्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमारा कई पार्ट में डिवाइड है, जैसे कीमोथेरेपी जो कि ड्रग थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी जिसमें हम लेज़र बीम वगैरह या रेडिएशन पहुंचाते हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम एक पेशेंट को कीमोथेरेपी पे भी रखते हैं और उसको रेडिएशन थेरेपी भी दे रहे होते हैं, उस मैनेजमेंट को हम बोलते हैं कीमो रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा जब हम कीमोथेरेपी से कवर अप नहीं कर पाते हैं तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम कीमोथेरेपी देखेंगे। कीमोथेरेपी में आपको ड्रग्स कुछ देखने को मिल रहे होंगे, ये मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं जो कि कैंसर्स में या सर्वाइकल कैंसर्स में फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन एक तरह के एंटी कैंसर ड्रग होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कैंसर सेल्स के DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब कैंसर सेल्स का DNA डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एक कैंसर सेल से दूसरा कैंसर सेल नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोप्लेटिन।
कार्बोप्लाटिन का भी मेन काम क्या है कि ये एक तरह की टॉक्सिसिटी, जहर पैदा करता है। किसके लिए, किसके अगेंस्ट? कैंसर सेल्स के अगेंस्ट, ना कि नॉर्मल सेल्स के लिए। ये एक तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे कि कैंसर सेल का डीएनए जो है वो टॉक्सिक हो जाए और वो आगे कैंसर सेल्स ना बना पाए। नेक्स्ट है पिक्लिटैक्सेल। पिक्लिटैक्सेल भी एक तरह का ड्रग है जो कि इंटरफेयर करता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल्स को। कैंसर सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ को रोक देता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स आपके नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं और कैंसर स्प्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टोपोटिकैन। टोपोटिकैन भी एक तरह का ड्रग है जिसका काम क्या है कि ये डीएनए को ब्रेक कर देता है। किसके डीएनए को? ऑब्वियस सी बात है, हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये कैंसर सेल्स के डीएनए को ब्रेक कर देता है और वही अल्टीमेटली क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डीएनए को रोक देता है कैंसर सेल्स के। नेक्स्ट है आपका बीवाकिजुमाब। बीवाकिजुमाब को हम एवास्टिन भी कॉमनली बोलते हैं। इसका काम क्या है कि ये डायरेक्टली डीएनए में जाता है कैंसर सेल्स के और उनको डिवाइड होने से रोकता है। तो ये थे आपकी कीमोथेरेपी के सारे ड्रग्स जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। सारे आईवी के फॉर्म में दिए जाते हैं, कोई भी टैबलेट के फॉर्म में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी आपके पास दो तरह की है, दैट इज EBRT, एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी एक बहुत हाईली कह सकते हैं कि हाई डोज में रेडिएशन दी जाती है। डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, दूर से इतनी बड़ी मशीन्स के थ्रू दिया जाता है। मेनली इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये कैंसर सेल्स को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है और छोटा करने के बाद फिर वो ईजिली आपके कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। इस EBRT यानी एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी को हम तब यूज़ करते हैं जब कैंसर सेल्स एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तब हम ये वाली रेडिएशन थेरेपी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में हम रेडिएंट्स के कुछ रेडिएंट्स अंदर रेडियो कह सकते हैं कि कैप्सूल्स अंदर डाल सकते हैं। ये इसका काम क्या है कि इसमें रेडिएशन जो है अंदर से इंटरनली दिया जाता है। मान लो यहाँ पे कैंसर है तो यहाँ पे हम ब्रैकीथेरेपी देंगे, ना कि EBRT। एक्सटर्नल बीन हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि छोटे से एरिया में ही अभी कैंसर फैला है। तो ब्रैकीथेरेपी में हम रेडिएशन के लिए कुछ ना कुछ अंदर डाल करके उसी एरिया को क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। मतलब उस कैंसर सेल्स को बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। इसके लिए हमें हाई डोज की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ट्यूमर सेल्स को डायरेक्टली बर्न करना है। बाकी इसका बेनिफिट ये है कि ये आसपास के सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज को इंजर्ड नहीं करता है, हार्म नहीं करता है। और जो आपका एक्सटर्नल बीन है वो आसपास के नॉर्मल टिश्यूज को भी हार्म करता है। लेकिन वो ये वाली जो थेरेपी है हम तभी देते हैं जब हमें पता होता है कि सिर्फ इतने एरिया में ट्यूमर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, दैट इज कीमो रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम दो तरह की मैंने आपको रेडिएशन थेरेपी बताई। अब दोनों में जो डॉक्टर को सही लगेगी अकॉर्डिंग टू द स्प्रेड ऑफ द कैंसर। कैंसर का कई जगह पे स्प्रेड है तो एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी वो यूज़ करेंगे, और कैंसर अगर एक ही जगह पे स्थिर है अभी तो वो ब्रैकीथेरेपी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ वो कीमोथेरेपी भी देते हैं, जिससे कि दोनों के दोनों मिलके देखो, एक रेडिएशन थेरेपी क्या कर रही है कि वो श्रिंक कर रही है, सुकड़ जा रहा है आपका ट्यूमर, छोटा हो जा रहा है, और बाकी जो बच रहा है छोटा वाला उसको आपकी कीमोथेरेपी क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, मतलब उसको फैलने से बचा रही है। तो ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक क्या कर रही है, कैंसर सेल्स को छोटा कर दे रही है, दूसरा क्या कर रही है, जो छोटे वाले कैंसर सेल्स हो चुके हैं उनके डीएनए को किल कर दे रही है। तो सिस्प्लैटिन के साथ भी हम रेडिएशन थेरेपी चला सकते हैं इजिली। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक और रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ हम सिस्प्लैटिन और 5-फ्लूरोयूरेसिल भी यूज कर सकते हैं। 5-फ्लूरोयूरेसिल भी एक तरह की कह सकते हैं कि थेरेपी है, जो कि क्या कर रही है, सीधे सीधे डीएनए को स्प्रेड होने से बचा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, डीएनए को डैमेज कर रहे हैं, और जो बच जा रहे हैं डीएनए वो ये स्प्रेड होने से बचा रही है। तो आईवी हम देते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सबको हम आईवी ही देते हैं 3 हफ्तों के लिए।
उसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सर्जरी हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल क्रायो सर्जरी। क्रायो मीन्स होता है चिल्ड, ठीक है। क्रायो मीन्स होता है कि एकदम लाइक चिल्ड। सर्जरी किस चीज़ की, हम यहाँ पे जहाँ पर कैंसर है यानी कि सर्विक्स, वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी के लिए हम इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। साथ ही साथ ये क्रायो प्रोब होता है जो कि ईजिली अंदर चला जाता है और उस एरिया को जहाँ पे कैंसर सेल्स सिचुएटेड हैं उन सारे कैंसर सेल्स को फ्रीज कर देता है। जब वो कैंसर सेल्स को जमा देता है तो उसके अंदर के डीएनए डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं तो स्प्रेड ऑफ द कैंसर नहीं हो पाता। इसके अलावा क्रायो सर्जरी हम तभी करते हैं जब हमें पता है कि सिर्फ थोड़ी सी जगह पे कैंसर फैला हुआ है। सिंपल हिस्टेक्टमी। सिंपल हिस्टेक्टमी एक तरह का सर्जिकल मैनेजमेंट है। ये हम तब करते हैं जब हमारी क्रायो सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। इसमें हमें क्या करना है, टमी मीन्स होता है रिमूवल, ठीक है। हिस्टेक मीन्स होता है आपका यूट्रस, ठीक। सिंपल हिस्टेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स, लेकिन वजाइना को हम यहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं, ठीक। तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका सर्विक्स हो गया। ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये आपका यूट्रस हो गया। ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये आपका सर्विक्स हो गया और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका वजाइना हो गया। तो हम वजाइना को ना रिप्लेस करके ना हटा करके हम पूरे यूट्रस और पूरे सर्विक्स को हटा देते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि अब क्या हुआ, जो सर्वाइकल कैंसर था वो अब ऊपर की तरफ फैल गया है, वजाइना की तरफ नहीं आया, ये ऊपर की तरफ फैल गया। तो हम इन दोनों एरिया को रिमूव कर देते हैं, दैट इज सिंपल हिस्टेक्टमी। इसमें बताया हुआ है कि कौन से स्ट्रक्चर को हम नहीं हटाते हैं। एक तो हम यूट्रस के पेरीमेट्रिया को नहीं हटाते हैं, यूट्रस की बाहर वाली लेयर को, ये बाहर वाली लेयर को हम पेरीमेट्रिया बोलते हैं, उसको हम नहीं हटाते हैं। अंदर की यूट्रस को हम हटा देते हैं। और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, पहली चीज तो सैक्रल, यूट्रो मीन्स होता है यूट्रस का, सैक्रल मीन्स होता है जो आपकी कमर की हड्डी होती है, उसके अंदर एक सैक्रम बोन होती है। सैक्रम बोन से यूट्रस की मसल्स अटैच होती हैं। तो यूट्रस की मसल्स सैक्रम की मसल्स से अटैच होती हैं, इस मसल को हम नहीं हटाते हैं। तो यूट्रस और सैक्रम को अटैच करने वाली मसल को हम यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये देखो, ये आपकी कमर की हड्डी है, जो कि बीच का सैक्रम आपकी ये है, ये पूरी आपकी कमर की हड्डी है मान लो, ठीक है। तो इस कमर की हड्डी के लगे हुए इस लिगामेंट को, यूट्रस से अटैच लिगामेंट को हम नहीं हटाते हैं। यूट्रस की बाहर वाली लेयर को और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को हम नहीं हटाते हैं सिंपल हिस्टेक्टमी में। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी। रेडिकल हिस्टेक्टमी में हम पूरा एरिया यूट्रस का इस तरह से रिमूव कर देते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें वजाइना का भी पार्ट हटा देते हैं। जब हम देखते हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं वो आपकी यूट्रस, आपके सर्विक्स और आपके वजाइना तीनों जगह पे आ गए हैं, तो हम जितना वजाइना का पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है उतना वजाइना का पार्ट भी हटा देते हैं, दैट इज रेडिकल हिस्टेक्टमी। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले आपको एंजाइटी रिड्यूस करनी है। एंजाइटी रिड्यूस करोगे तो स्ट्रेस अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस डिक्रीज होगा तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपके इम्यून सिस्टम वीक होता है। नेक्स्ट है आपका एजुकेट अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बारे में एजुकेट करना है, क्योंकि पेशेंट का राइट होता है कि उसके साथ जो भी होने वाला है या जो भी हो रहा है उसके बारे में उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो, चाहे वो रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा हो, चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो। नेक्स्ट है गिव डाइवर्जनल थेरेपी। तो डाइवर्जनल थेरेपी हम इसलिए देंगे जिससे कि पेशेंट का ध्यान इधर उधर हो जाए। अगर पेशेंट अपने डिजीज के बारे में ही सोचता रहेगा तो कभी भी उसका स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होगा। इसके लिए हमें पेशेंट को डाइवर्जनल थेरेपी देनी होगी, जिसके लिए आपको उनसे आईपीआर यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। पेशेंट से इधर उधर के बारे में पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि उसको क्या पसंद है, क्या मन कर रहा है खाने का, क्या सोच रहा है वो। इन सारी चीज़ों से उसको थोड़ा सा रिलीफ भी फील होगा। नेक्स्ट
साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम देंगे, क्योंकि अगर उसे पता चलता है कि उसकी सर्जरी होने वाली है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें उसको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने देना है, क्योंकि कंटिन्यूअस उसका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कोपिंग स्ट्रेटजीज उसको बतानी है कि वो अपने आप को कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, उस डर से वो कैसे बाहर निकाल सकता है। पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। जब आप उसको नॉलेज प्रोवाइड करोगे ना, तभी वो एक सही डिसीजन ले पाएगा और सही चीज़ें सोच पाएगा। इसके लिए आपको पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिगार्डिंग हर सर्जरी। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट कंडीशन। अब सर्जरी होने से पहले भी आपको पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। पेशेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा चीज़ें अवेलेबल रखनी है, ब्लड को अवेलेबल रखना है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करके रखनी है, सारी ड्रग्स अवेलेबल रखनी है, सारा नीडेड मटेरियल जो कि सर्जरी के लिए होता है वो सब आपको रखना है। केयरफुल अटेंशन देना है पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग को। अब ऑपरेशन के बाद आपको क्या करना है कि प्रॉपर केयरफुल असेस करना है पेशेंट को। क्यों? हो सकता है कि जहाँ सर्जिकल इंसिशन या कट हुआ है वहां से अगर ब्लीडिंग या पस आ रहा है तो उसका मतलब पेशेंट का अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं या इन्फेक्शन हो चुका है। प्रोवाइडिंग द क्लोज मॉनिटरिंग एंड केयर फॉर द फर्स्ट 2 to 3 डेज। देखो, जैसी सर्जरी होकर के आती है उसके 2 से 3 दिन उसके लिए बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि जैसे ही एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, पेशेंट को पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। उसको उठने में, बैठने में, वॉशरूम जाने में, उसको कुछ खाने में, उसके डाइजेशन में, हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो हर चीज़ का मैनेजमेंट हमें सिम्टोमेटिक वाइज करना है। अर्ली एम्बुलेशन। एम्बुलेशन मीन्स होता है चलना फिरना। जब सर्जरी होती है तो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ आराम अगर करेगा तो उसको अंदर उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो कह सकते हैं मसल की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हमें 2 से 3 दिन तक उसको रेस्ट देना है। उसके बाद उसको चलने के लिए, जैसे वॉशरूम जाने के लिए या थोड़ा बहुत मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए, उठ के जाने के लिए वॉशरूम तक, बाथरूम तक बोलना है, जिससे कि उसके पैर के, हाथ के मसल जो हैं वो मसल मूवमेंट नॉर्मल रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रायो सर्जरी जिसके साथ हुई है, उसमें हमें देखना है कि कोई हैमरेज तो नहीं हो गया। क्योंकि देखो, हमने फ्रीज तो किया, क्रायो सर्जरी में हमने क्या किया था कि हमने नाइट्रोजन गैस के थ्रू फ्रीज किया था कैंसर सेल्स को। क्या पता हेल्दी सेल्स भी फ्रीज हो गए हों, क्या पता उसकी वजह से अंदर हैमरेज हो गया हो, क्या पता ब्लड सप्लाई में कोई इंजरी हो गई हो, है ना, क्या पता हाइपोथर्मिया हो गया हो। हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज, थर्मिया मीन्स होता है गर्मी। क्या पता बॉडी की जो हीट है वो लॉस हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, नोटिस करते रहना है और टाइमली मैनेज करते रहना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू फॉलो अप विजिट। पेशेंट ठीक होने के बाद जितनी बार भी हॉस्पिटल को विजिट करना होता है पेशेंट को, आपको एक स्केड्यूल बना के पेशेंट को देना है कि एटलीस्ट वो हर चीज़ फॉलो करता रहे और टाइमली वो अपने डॉक्टर के पास आता रहे, जिसकी वजह से फर्दर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है वो उससे प्रिवेंट कर सके। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। स्टिचेस जब तक लगे हुए हैं, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि स्टिच ब्रेक हो जाएंगे और वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स। सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, कॉन्डम वगैरह यूज करना है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी जितनी आप अनसेफ करोगे उतना ही एक पर्सन से यानी आपके पार्टनर से आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आप मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा आपके अंदर इन्फेक्शन या ह्यूमन पैप्लोमा वायरस के ट्रांसफर होने का। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन। टाइमली आपको अर्ली डिटेक्ट कराते रहना है, पैप स्मेयर कराते रहना है। इवन हर 6 मंथ में आपको अपना चेकअप कराते रहना है अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री है तो। पर्सनल हाइजीन। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से उस इन्फेक्शन के थ्रू आपके पार्टनर को भी हो सकता है और क्या पता कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर चला गया है। स्टे अपडेटेड। हमेशा ट्रीटमेंट को लेकर के, हमेशा डिजीज को लेकर के अपडेटेड रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को अवॉइड कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई। प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द यूटीआई। अगर आपको यूटीआई बार बार हो रहा है तो आपको प्रॉपर चेकअप कराना है कि ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको रिकरेंटली क्यों हो रहा है।
क्या ऐसा तो नहीं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बार बार अटैक कर रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप ट्रीटमेंट यूटीआई का या किसी भी इन्फेक्शन का या किसी भी चीज़ का ले रहे हो तो वो आप कंप्लीटली लो। हाफ ट्रीटमेंट लेने से क्या होता है कि डिजीज रिकरेंट यानी दोबारा हो जाती है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज लेना है, ये तो हमेशा एवरग्रीन है। हेल्दी डाइट खाओ, एक्सरसाइज लो। जितना भी ब्लड आपका अच्छा सा बनेगा, जितना भी अच्छे से सर्कुलेट होगा, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। कॉम्प्लिकेशंस तब आएंगे जब आप अपने प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दोगे, जब आप डिजीज कंडीशन से होके गुजरोगे, तब आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी मीन्स होता है स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल्स इधर उधर। जब कैंसर सेल्स आपके इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट या मैलिग्नेंसी। तो ये तब होगा जब आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। सेप्सिस हो सकता है, यानी कि अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में कैंसर सेल्स जाने लगे तो सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। हिस्टेक्टमी भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। हिस्टेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ द यूट्रस। अब आपकी बच्चेदानी अगर बाहर निकल गई तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे अगर आपकी एज है तो ये प्रॉब्लम है। फेस्टुला ड्यू टू दी रेडिएशन ट्रीटमेंट। जब रेडिएशन थेरेपी की जाती है, यानी कि जब रेडिएशन अंदर भेजा जाता है, तो वो आसपास के सेल्स को भी हार्म करता है, जला सकता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपका रेक्टम होता है और आपका वजाइना होता है, उसके बीच में कोई रास्ता नहीं होता, उसके बीच में एक लेयर होती है, वॉल होती है। हो सकता है कि रेडिएशन देने की वजह से क्या हुआ कि उसने वहाँ के सेल्स को, टिश्यूज को हार्म कर दिया और वहाँ पे एक गैप बना दिया, एक रास्ता बना दिया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके स्टूल जो आएगा वो आपके वजाइना में जा सकता है और यूरिन जो आएगा वो आपके कह सकते हैं रेक्टम में जा सकता है, जिसकी वजह से होल ऑर्गन में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमो रेडिएशन थेरेपी, surgical management, nursing management, prevention and complications of the cervical cancer. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.